नमस्कार श्रोताओं, आज के इस पॉडकास्ट में मैं हरलीन गंभीर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सूचना और प्रसारण विभाग से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश पुरोहित सर, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, गीतांजलि हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आपके द्वारा कई प्रश्न आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का कैंसर विभाग मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पेन पैलेटिव केयर, न्यूक्लियर मेडिसिन, इन सभी सुविधाओं से एक ही छत के नीचे सुसज्जित है। पर आज जो एक खास पॉडकास्ट आपके सामने प्रसारित किया जा रहा है, इसके अंदर हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को लेकर जो आपके द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उनके मैं जवाब आज पुरोहित सर से लेना चाहूँगी। तो सर, आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो श्रोताओं के द्वारा मेरे पास बहुत अप्रोच हुआ है वो ये है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्या है और कैंसर के इलाज में इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जब हमारे पास पेशेंट रेफ़र होता है रेडिएशन के लिए, तो कई बार पेशेंट्स को ये पता नहीं होता है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्या करेंगे है हमारे साथ और क्या होने वाला है, इसका क्या रोल है। तो आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कैंसर के इलाज में जो 3 मुख्य धाराएँ हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का जन्म लगभग 100 साल पहले हुआ था, जब शुरू में रेडिएशन का ट्रीटमेंट बहुत ही कम बीमारियों के लिए होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है और नई नई मशीनें और टेक्नोलॉजी आई है, अब ज़्यादातर कैंसर्स में रेडिएशन का रोल होता है। अगर हम देखें, हम अगर ब्लड कैंसर्स को छोड़ दें तो बाकी सारे सॉलिड ट्यूमर्स में कहीं ना कहीं रेडिएशन का कभी ना कभी रोल आता है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से रेडिएशन इफ़ेक्टिव होता है और कई बार सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ उसको मिला कर दिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में यूजुअली हम मशीन्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जो रेडिएशन थेरेपी की मशीन्स होती हैं, उसके द्वारा किरणें, एक्सरेज और गामा रेस, जो रेडिएशन होता है, उसको पेशेंट के उस भाग में हम केंद्रित करते हैं जहाँ पर बीमारी हो, और उस बीमारी को रेडिएशन द्वारा, किरणों द्वारा ख़त्म करते हैं। आमतौर पे ये जो प्रोसेस होता है वो पेनलेस होता है, इसमें कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओपीडी प्रोसीजर है, पेशेंट अपने आप आ सकता है, खुद अगर ड्राइव करता है तो ड्राइव करके आके जा सकता है। और इसमें यूजुअली अब जो नई तकनीक है उसमें 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है। ये जो प्रोसेस होता है वो प्रतिदिन होता है, हफ्ते में 5 दिन, और लगभग 4 से 6 सप्ताह तक चलता है। ठीक है सर, और ये आपने बताया इसकी जो भूमिका है, लेकिन एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि एक आम लेमैन जो है वो पूछना चाहता है कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में फ़र्क क्या होता है, ये आप हमें बताएं। ये बहुत सारे लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों में थेरेपी वर्ड आता है, तो लोगों को लगता है कि दोनों एक तरह की अलग अलग तरह की दवाई है, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर के इलाज में जो दवाइयाँ यूज़ होती है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, और जो मशीन के द्वारा रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है उसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। दोनों का रोल अलग अलग होता है। जो सॉलिड कैंसर्स होते हैं उनमें कैंसर जब सीमित स्टेज में होता है और एक सीमित एरिया में होता है, तब रेडिएशन द्वारा उस सीमित एरिया में रेडिएशन देके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कैंसर शरीर में फैलने लगता है या फैल चुका है या फैलने की संभावना है, उस समय हम कीमोथेरेपी या तो ऐड करते हैं रेडियोथेरेपी के साथ, या अगर पूरी तरह से फैल चुका है तो कई बार सिर्फ कीमोथेरेपी पे रखना पड़ता है। तो रेडियोथेरेपी का एडवांटेज ये है कि रेडियोथेरेपी सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में दी जाती है, तो उसका बाकी शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और कीमोथेरेपी जो है ज़्यादातर इंजेक्शन या टैबलेट के रूप में दी जाती है, और वो ब्लड में जाती है और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में जहाँ भी कैंसर सेल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए इफ़ेक्टिव होती है। जी सर, अगला क्वेश्चन मैं ये लेना चाहूँगी, गीतांजलि हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कौन सी खास और नवीन और उन्नत तकनीकें रेडिएशन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, ये आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रेडियोथेरेपी 100 वर्ष से ज़्यादा पुरानी तकनीक है, लेकिन उस समय के हिसाब से और आज में बहुत परिवर्तन आ चुका है। अब मशीन्स एडवांस हो चुके हैं, कंप्यूटराइज प्लानिंग है, आजकल तो एआई का युग आ गया है, तो एआई का भी अब उसमें इस्तेमाल होने लगा है। तो नई नई तकनीकें आ गई हैं।
तो उसमें जो मशीनी एडवांटेज मिला है, जो नई तकनीक का एडवांटेज मिला है, वो सब हम आज गीतांजलि में अवेलेबल है। तो जो एडवांस मशीन है जैसे कि लीनियर एक्सेलरेटर, उसका भी एडवांस वर्जन जिसमें सारी सुविधाएं हैं जैसे कि IGRT, VMAT, IMRT, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, ये सब तकनीकें हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी कुछ ट्यूमर्स में हमें जहाँ ज़रूरत होती है हम ब्रेथ होल्ड टेक्निक से भी करते हैं, जहाँ पे हम साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम कर सकते हैं। तो इन सारी तकनीकों से ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव हो गया और साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम हो गया है। इसके अलावा भी गीतांजलि कैंसर सेंटर में एक मशीन है रेडियोथेरेपी की, जिसे ब्रेकी थेरेपी कहते हैं। ब्रेकी थेरेपी द्वारा हम जो ट्यूमर होता है उसको डायरेक्टली ट्रीट करते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट मिनिमम होता है। और इवन हम जो मुंह के कैंसर्स हैं, कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में ब्रेकी थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन के भी उनको क्योर कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है सर। अभी हालांकि मेरी दोस्त है, उसकी मम्मी के भी कैंसर ही डिटेक्ट हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा वरीड थी। उसके मन में ये आया कि हर्लिन ये रेडिएशन थेरेपी बोला तो है, लेकिन इनसिक्योरिटी ये है कि क्या जो बाकी के पार्ट्स हैं वो सेव रहेंगे या वो भी इससे इफेक्ट होंगे। उसका ये खास मेरे पास क्वेश्चन आया कि मैं आपसे पूछ कर इसे जवाब दूँ। कई बार पेशेंट्स को ये डर लगता है, ख़ास तौर से उन पेशेंट्स का जिन्होंने पहले कभी कीमोथेरेपी लिए हुए पेशेंट्स को देखा है, जिनके बाल उड़ गए या कमजोरी आती है, तो उनको लगता है कि रेडियोथेरेपी में भी हो सकता है कि शरीर पे असर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया, रेडियोथेरेपी सीमित एरिया में ही काम करती है, तो उसका एडवांटेज ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उसी सीमित एरिया में आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम हेड एंड नेक रीजन का रेडियोथेरेपी कर रहे हैं, जैसे कि गले का या मुंह का, तो जो साइड इफ़ेक्ट आने हैं वो उसी एरिया में आएंगे। या जैसे ब्रेस्ट का कर रहे हैं तो सिर्फ छाती के एरिया में, स्तन के एरिया में ही साइड इफ़ेक्ट आएंगे। या अगर बच्चादानी का रेडिएशन कर रहे हैं तो सिर्फ उसी सीमित एरिया में ही साइड इफ़ेक्ट आएंगे। वो साइड इफ़ेक्ट भी अब हम नई तकनीक से कम कर पाते हैं। बाकी शरीर पे रेडिएशन का ज़्यादातर कोई इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा सर एक ना मिथ बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है 7 से 8 लोगों का ये सेम क्वेश्चन सामने आया है कि क्या रेडिएशन लेने के बाद में शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, और अगर ये बात सच है तो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये आप हमें बताएं। कई बार जब पेशेंट्स थोड़ा एडवांस स्टेज में आते हैं तो उसमें रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी भी ऐड करनी पड़ती है, और कई बार सर्जरी भी उसमें साथ में होता है। ज़्यादातर जैसे मुंह के कैंसर हैं, उनमें जब रेडिएशन थेरेपी चलती है तो थोड़ा खाने पीने में दिक्कत आती है, तो पेशेंट को थोड़ा डाइट अच्छी रखनी होती है। अगर वो न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखे तो कोई कमज़ोरी हमने किसी पेशेंट में नहीं देखी है। इसमें परिवार का भी बहुत रोल रहता है, क्योंकि कई बार पेशेंट ऐसी स्थिति में होता है कि उसे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है या वो नहीं खा पा रहे, तो खाने को थोड़ा सा इस तरह से बनाया जाए कि नरम हो और सॉफ्ट डाइट दी जाए, लेकिन साथ ही साथ न्यूट्रिशियस हो। न्यूट्रिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैलोरी इंटेक अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें। शरीर में कैंसर के लड़ने के लिए और ट्रीटमेंट के दौरान भी शरीर में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो अगर नॉर्मल आदमी जितनी डाइट लेता है, कैंसर पेशेंट को डाइट थोड़ी और ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो बिकॉज ऑफ डिज़ीज़ और बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट कभी कभार उसे खाना नहीं भा रहा है या इस तरह की समस्या होती है, तो वो डाइट कम कर देता है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसी भ्रम फैलाते हैं कि कैंसर के होने के बाद और कैंसर के इलाज के दौरान गेहूं बंद कर देना चाहिए, शक्कर बंद कर देनी चाहिए, दही दूध नहीं खा सकते। तो इस तरह के भ्रामक काफ़ी सारे मिथ फैले हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सब चीज़ों का परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटा मोटा परहेज होता है हम वैसे भी मरीज को बताते हैं। हम जो बताएं उस परहेज के अलावा उनको कोई अपनी तरफ से कोई परहेज नहीं करना है। न्यूट्रिशन जितना बेटर हो, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो शुगर भी ले सकते हैं। अगर उनको वीट से कोई एलर्जी नहीं हो तो गेहूं की रोटी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दही खा सकते हैं, दही काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है और वो खाने में भी इजी रहता है। तो न्यूट्रिशन का अगर ध्यान रखते हैं तो कमज़ोरी आमतौर पर नहीं आती है। ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि सर बहुत बार ऐसा ही होता है कि जो बाहर है वो खाने को नहीं दिया जा रहा, तो वास्तव में पेशेंट में कमज़ोरी आएगी। लेकिन आपके इस आंसर से मुझे लगता है बहुत लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा और वो उस चीज़ को समझेंगे कि पेशेंट को काफ़ी सारी चीज़ें दी जा सकती हैं।
ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो पूछना चाह रही हूँ, क्या रेडिएशन थेरेपी से कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे कैंसर्स में रेडिएशन थेरेपी का रोल है, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर हम ब्लड कैंसर को हटा दें, बाकी सारे जो कैंसर्स हैं, सॉलिड कैंसर सिर से लेके पाँव तक, उन सब में ऑलमोस्ट 50% कैंसर्स में क्यूरेटिव रोल में रेडिएशन होता है बीमारी को ख़त्म करने के लिए। 1/3 पेशेंट्स में सिर्फ रेडियोथेरेपी या उसके साथ में कीमो ऐड करने से बीमारी 100% ख़त्म हो सकती है। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें सर्जरी को साथ में लेना पड़ता है, तो रेडिएशन को या तो हम सर्जरी से पहले देते हैं या सर्जरी के बाद देते हैं। तो रेडिएशन का जो ये फॉर्म है उसको 3 तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं क्यूरेटिव। एक रेडिकल होता है, डेफिनेटिव रेडिएशन, जिसमें हम रेडिएशन के माध्यम से ही बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। एक नियो एडजुवेंट होता है, जिसमें हम सर्जरी से पहले रेडिएशन देते हैं ताकि बीमारी को कम किया जा सके, सर्जन के लिए भी इजी हो और रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। तीसरा होता है एडजुवेंट रेडियोथेरेपी, जिसमें हम सर्जरी होने के बाद जो हाई रिस्क फीचर्स होते हैं उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि रेडिएशन का बेनिफिट है या नहीं, और सर्जरी के बाद हम रेडिएशन देते हैं। यूजुअली 1 महीने बाद उसको स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी था सर कि कई बार जब हमारे गीतांजलि हॉस्पिटल के ऐड भी प्रसारित किए जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर ट्यूमर बोर्ड का भी निर्माण किया गया है। तो ये जो ट्यूमर बोर्ड है, ये कितना हेल्पफुल होता है एक कैंसर पेशेंट के लिए, एक उसके परिवार के लिए? जब भी किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो उसे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंसर सेंटर्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो वो कहाँ इलाज कराएं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है उसमें ये ध्यान रखना होता है कि ऐसी जगह पर इलाज कराएं जहाँ पर कैंसर की सारी विधाएं एक ही छत के नीचे अवेलेबल हो, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, पैलिएटिव केयर, न्यूक्लियर मेडिसिन, बाकी सारी सुविधाएं एक जगह अवेलेबल हो, तो उनके लिए कोऑर्डिनेटेड ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, हम हर एक पेशेंट में ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करते हैं, जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, उसके अलावा भी जहाँ ज़रूरत है, न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ये सब भी साथ में रहते हैं, पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो पेशेंट का जब हम पहली बार डायग्नोसिस होता है उसके बाद सारा ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं आपस में, और पेशेंट के साथ भी, उनके रिश्तेदार के साथ, और ये बताते हैं कि आपके लिए ओवरऑल क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा, रिज़ल्ट किसके सबसे अच्छे होने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या साइड इफ़ेक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना लंबा चलेगा, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, वो सब उसी मीटिंग में सब डिसाइड हो जाता है। और हम पेशेंट से बात करके उनको सारा समझा देते हैं और लिख के दे देते हैं कि ये हमारा प्लान रहेगा। तो इस तरह से ट्यूमर बोर्ड से एक तो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, हर एक पेशेंट की स्टेज अलग होती है, डिजीज़ अलग है, उसकी जनरल कंडीशन अलग है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो उनका डर क्या है, वो सब भी उस ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस हो जाता है। वो किस चीज़ से डर रहे हैं, उनके दिमाग में अगर कोई ऐसे सवाल हैं तो वहीं पे वो पूछ सकते हैं, उसका आंसर मिल जाता है। तो ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही उनको पूरा एक स्क्रिप्ट मिल जाती है कि उनका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा, तो उनको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि अब ये हो रहा है, अब ये बोल रहे हैं कि रेडियोथेरेपी करना है, कभी बोल रहे हैं कीमोथेरेपी करना है, तो पहले से ही उनको सब चीज़ की जानकारी मिल जाती है। यानी कि ये ट्यूमर बोर्ड बहुत ही अच्छा माध्यम है एक पेशेंट को, उसकी फैमिली को कंप्लीट काउंसलिंग, उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट, जो उसके लिए सबसे अच्छा रहे, वो आप सब डॉक्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्धारित कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा था आंसर, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं आपसे इस बारे में ज़रूर पूछूं, क्योंकि ये टर्शरी और बड़े सेंटर्स पे ये सुविधा उपलब्ध होती है, क्योंकि गीतांजलि में तो बाकी भी सारे सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, तो टाइम से टाइम आपके कैंसर इलाज में और भी किसी की अगर आवश्यकता होती होगी तो वो भी इसके अंदर पूरा साथ देते होंगे। थैंक यू सर इस आंसर के लिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब प्रभु ने सृष्टि की रचना की है तो उसने इंसान बनाया, प्रोफेशंस हम लोगों ने खुद चूज़ किए हैं। तो सर एक डॉक्टर है, एक सीनियर डॉक्टर है, लेकिन एक डॉक्टर होने से पहले वो एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। तो सर जब आपका पेशेंट ठीक हो जाता है, कैंसर मुक्त हो जाता है, वो मोमेंट आपको कैसा फील कराता है, वो हमें बताएं। जब आपने पर्सनल क्वेश्चन पूछा है तो मैं अपना एक इंसिडेंस बताता हूँ। जब मैंने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जब मैं कोर्स करने गया था, तो शुरू के 6 महीने में जब इस तरह के पेशेंट्स की सफरिंग देख के मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं ये फील्ड छोड़ देता हूँ। तो तब मेरे मेंटोर जो थे उन्होंने बताया कि
अगर तुम्हें ये फील हो रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आगे तुम्हें ये ट्रीटमेंट करने में ये फीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरों का दर्द देख के अगर दर्द महसूस होता है तो अच्छी बात है। तो उनके मोटिवेशन के साथ मैंने आगे बढ़ा और आगे आज 10-15 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। तो जब हम पेशेंट्स को देखते हैं, सफरिंग देखते हैं, तो उसके साथ सफ़र होते हैं, लेकिन जब उनका अच्छा हो जाता है, बीमारी ख़त्म हो जाती है, वो डिज़ीज़ फ्री होते हैं, तो उनकी खुशियाँ भी बाँट ही लेते हैं। और जैसे गीतांजलि में मुझे अब 9-10 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर जो भी पेशेंट हमने 10 साल पहले ट्रीट किए हैं, 7 साल पहले, 5 साल पहले, तो वो अक्सर फॉलोअप के लिए आते रहते हैं। यूजुअली हम 6 महीने में, साल भर में एक बार बुलाते हैं। जो रिसेंटली ट्रीटमेंट हुआ उनको 2 महीने में, 3 महीने में। तो इस तरह से प्रतिदिन कम से कम 8-10 पेशेंट ऐसे होते हैं जो फॉलोअप के लिए आते हैं, जो ठीक हो चुके हैं लेकिन सिर्फ मिलने के लिए बुलाते हैं। तो उनकी फैमिलीज़ भी होती है, तो उनका जो डिज़ीज़ फ्री होना और वो जो फीलिंग है और उनकी जो लाइफ में क्या चल रहा है वो डिस्कस होता है, अच्छा लगता है। और ये भी एक हमारे लिए अच्छी बात है कि जो ठीक हो चुके हैं वो समाज में एक मैसेज देते हैं कि ये बीमारी से लड़ा जा सकता है और ठीक हुआ जा सकता है। तो हम कई बार उनको मोटिवेट करते हैं कि और भी पेशेंट्स उनके आसपास हों तो उनको एटलीस्ट ये बताएं कि बीमारी ठीक हो सकती है, इसमें इलाज की इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ आती है उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये हमारे एक मैसेंजर की तरह भी समाज में काम करते हैं, तो इनको देखकर अच्छा लगता है। इसके अलावा हम कुछ सर्वाइवर मीट्स करते रहते हैं, जिसमें हम जो कैंसर से लड़े और जीते उन लोगों को बुलाते हैं और कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। हमने एक कैंसर रजिस्ट्री भी हमारे यहाँ चलती है, जिसमें हम सभी कैंसर पेशेंट्स को रजिस्टर करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था के थ्रू हमारे यहाँ चलती है, ICMR की कैंसर रजिस्ट्री है। उसके अलावा हमने एक इन हाउस कैंसर सर्वाइवर रजिस्ट्री भी रखी है, जिसमें अब तक हज़ारों पेशेंट्स एनरोल हो चुके हैं जो बीमारी से ठीक हो चुके हैं। हमारे पास उनका पूरा डेटा रहता है, ताकि हम कोई अगर उसी गांव का या उस एरिया का है तो हम उसे बता सकें कि भाई इस आदमी से मिलो, आपको मेंटली हेल्प करेगा और आपको सारी जानकारी भी दे सकते हैं। चलते चलते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहूँगी। जो मरीज़ कैंसर से लड़ रहे हैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए, जो उनके सदस्य हैं परिवार के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है वो हमें ज़रूर बताएं। इतने साल से कैंसर फील्ड में होने के बाद अब ये तो एहसास होने लगा है कि जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो वो एक व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए बहुत ही एक बड़ा धक्का होता है। तो वो बहुत ही एक साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट से गुजरते हैं। शुरू में तो काफ़ी बड़ा धक्का लगता है, सडनली उनकी जो जीवन में चल रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है। कुछ भी परिवार में चल रहा है, उनके लाइफ में, करियर में, उसको एक बार होल्ड करना पड़ता है। दूसरा, बीमारी को लेके उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, जानकारी नहीं होती है, तो वो एक कन्फ्यूज़न ऑलरेडी होता है। तो ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको ढूंढना पड़ता है या कई बार नहीं होता है तो तलाशना पड़ता है क्या करें, परिवार और सबका। तो ऐसे में मैसेज ये है कि पहली चीज़, ये एक बीमारी है। बीमारी जब भी होती है उसका इलाज होता है। तो बीमारी है, इसका इलाज अवेलेबल है और आज की डेट में हर छोटे बड़े शहर में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे उदयपुर में गीतांजलि कैंसर सेंटर है, पूरी तरह से सुसज्जित है कैंसर का इलाज करने के लिए। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, उसमें जहाँ भी आप एलिजिबल हों उसका लाभ ले सकते हैं। तो फाइनेंशियली आपको ये सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी बात है, उनकी फैमिली और जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए ख़ास तौर से, कई बार पेशेंट जिसको कैंसर हुआ है उसका जो माइंड है वो सुन्न हो जाता है, वो कुछ भी सोच नहीं पाता है। तो ऐसे में परिवार का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले 10 साल का कि जिस मरीज़ की फैमिली सपोर्ट सब अच्छा होता है उसके रिज़ल्ट हमेशा अच्छे ही मिलते हैं, क्योंकि वो हर तरह से मेंटली, फिज़िकली सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहें, बीमारी है, बीमारी ख़त्म होती है। सभी तरह की बीमारियों का इलाज होता है, तो कैंसर का भी इलाज है, इससे बीमारी ख़त्म होती है। इलाज लंबा चलता है, ये कैंसर की ख़ास बात है। कई बार 2-3 महीने, कई बार 6 महीने, कई बार साल भर। तो अलग अलग तरह के कैंसर में अलग अलग ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट चलता है।
तो एक लंबे समय तक, जैसे टेस्ट मैच खेलते हैं वैसे एक लंबे समय तक आपको पिच पे टिके रहना होता है। इस दौरान कभी कभी, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और तरह तरह की अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं, मिसगाइड करते रहते हैं पेशेंट्स को। जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है उनको कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं कि यहाँ शर्तिया इलाज हो जाएगा, और ऐसे कुछ भ्रामक चीज़ें होती हैं जिसमें मरीज़ आधा इलाज छोड़ के और इधर उधर भटकता है, या कई बार वो समय पे इलाज ही चालू नहीं कराते हैं। तो सबसे ख़ास बात है, जैसे कैंसर डायग्नोज हो, अच्छे कैंसर सेंटर में जाएं, वहाँ जो ट्रीटमेंट बताया है वो तुरंत चालू करें, उसमें डिले ना करें। कैंसर की बीमारी की सबसे ख़राब बात यह है कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ता है। ये आपका वेट नहीं करेगा कि आप सोचने का समय लोगे तो ये बीमारी आपके लिए वेट करेगी। तो इसमें टाइम का बहुत क्रूशियल रोल है। इसमें टाइम ही लाइफ बचाती है। एक जैसे हार्ट के डिजीज़ेज़ में और गोल्डन पीरियड होता है तो वो कुछ घंटों का होता है, लेकिन कैंसर में तो हर मिनट इम्पॉर्टेंट है कि आप एक भी समय, मिनट और दिन ख़राब ना करें। जैसे जैसे आपको आगे से आगे बताया है, कई बार डॉक्टर्स जैसे बायोप्सी या कुछ जांचें एडवाइस करें तो उनसे डरे नहीं। वो जांचें सब बीमारी को पता करने के लिए, उसकी स्टेज पता करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तभी एडवाइस की जाती है। तो जांचें करवाएं, समय पर इलाज करवाएं, और कंप्लीट होने के बाद, ठीक होने के बाद समाज में और मैसेज दें। कई लोग ठीक होने के बाद बिल्कुल किसी को बताते नहीं हैं कि हमें हुआ था। सबको ना बताएं, लेकिन कोई अगर उससे पीड़ित है तो उससे जाके मिलें, बात करें। विदेशों में कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे एक कैंसर से पीड़ित बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि पेशेंट के पास एक सपोर्ट ग्रुप का नंबर होता है, वो उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, चाहे तो मिल सकते हैं। तो इस तरह से अपने आसपास एक सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं कि कभी किसी को हो तो इनसे मिलें, तो वो मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। यही मैसेज। थैंक यू सो मच रमेश सर। मुझे लगता है कि सभी श्रोताओं को इतना सिंपल तरीके से मार्गदर्शन अभी तक नहीं मिला होगा। हालांकि बीमारी गंभीर है, लेकिन उसको सरल कैसे बनाया जाए वो सब हमें अभी पुरोहित सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। और एक कैंसर की भ्रांतियों से बाहर आना, अलग तरीके के इधर उधर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें, जो इलाज जहाँ जाकर होना है वहीं से लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो सर के द्वारा बताई गई जानकारी है, ये जिनको ज़रूरत है उन्हें ज़रूर मिले। तो आगे हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अर्लीन।